वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बेसिक केमिस्ट्री बाय एस.के. दुबे। हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे। विलियन चैप्टर में 2 लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि विलियन क्या होता है, कौन कौन से विलियन के घटक होते हैं, विलायक क्या होता है, विलेय क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और विलियन कितने प्रकार के होते हैं ये हमने फर्स्ट लेक्चर में दिया था। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसको आप लोग अवश्य देख लेंगे। इसके बाद दूसरा लेक्चर हमने जो दिया प्रोवाइड किया आप लोगों को, उसमें हमने आपको बताया था कि विलियनों की सांद्रता को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो उसमें आपको मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, पीपीएम और प्रतिशत सांद्रता, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो था पिछला वाला। इस पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षाओं में मिलते हैं, यानी मोल प्रभाज की गणना आप कैसे करेंगे, मोललता कैसे निकालेंगे, मोलरता कैसे निकालेंगे, इन सब के फार्मूले पिछले वीडियो में प्रोवाइड किए गए हैं, उनके एग्जाम्पल भी आपको बताए गए हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आप उनके बारे में जान सकें। इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता, गैसों की विलेयता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विलेयता क्या होती है। विलेयता के बारे में आप लोगों ने उसके पहले भी पढ़ा होगा, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो विलेयता को परिभाषित करते हुए आप कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। ठीक है, तो विलेयता क्या है? स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा। ठीक है, यही क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। अधिकतम मात्रा से तात्पर्य यहाँ पे है कि संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा जो होगी, और तापमान क्या होगा? वह स्थिर रहेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि तापमान अगर बढ़ाते हैं तो विलेयता प्रभावित होती है। अगर हम तापमान में परिवर्तन कर दें तो विलेयता परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम तापमान क्या लेंगे? स्थिर तापमान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सामान्यतः जो विलयन हम देखते हैं कि पानी में हम चीनी का विलयन बना लिए। अब चीनी क्या होता है? ठोस होता है। पानी क्या है? द्रव है। तो पानी आपका विलायक हो गया और चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ठोस का द्रव में विलयन। ठीक है, इसके बाद आप सोडा वाटर देख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पानी होता है, उसी में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो घुली रहती है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलते हैं, वैसे ही CO2 गैस के बुलबुले क्या होते हैं? वो बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि गैस क्या है? वह किसी द्रव में विलेय है। तो यहाँ पर हम इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? ठोस पदार्थों की द्रवों में विलेयता के बारे में डिस्कशन करेंगे, और दूसरा हम डिस्कशन करेंगे गैसों की द्रव पदार्थों में विलेयता। ठीक है, तो ठोसों की द्रवों में विलेयता और गैसों की द्रवों में विलेयता, इन्हीं दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता।
तो हम पहले देखते हैं ठोस पदार्थों की द्रव में विलेयता, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो विलायक लिया गया है, सॉल्वेंट लिया गया है, वो क्या है, लिक्विड है, और जो सोल्यूट है वह क्या है, ठोस है। ठीक है। तो अब अगर किसी ठोस पदार्थ को, किसी सॉलिड को किसी द्रव पदार्थ लिक्विड में हम डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी विलेयता को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले यहां हम देख लेते हैं कि विलेय और विलायक की प्रकृति, विलेय एवं विलायक की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो when we dissolve a solid into a liquid solvent, then what are the factors which affects the solubility of these solid substances into liquids? तो उसमें सबसे पहला क्या है, विलेय और विलायक की प्रकृति। अब हमने आपको पहले बताया था कि अगर विलायक ध्रुवीय है तो उसमें जो ध्रुवीय पदार्थ होंगे वो आसानी से घुल जाएंगे। ठीक है। जैसे अगर हम H2O लेते हैं एज ए सॉल्वेंट, H2O क्या है, इसको हम सॉल्वेंट के तौर पर लेते हैं, तो यह क्या है, ध्रुवीय है। अब ध्रुवीय क्या है, यह पिछले वीडियो में बताया गया है। और इसके बाद अब इसमें अगर हम किसी पदार्थ को घोलना चाहें तो वह पदार्थ ध्रुवीय पदार्थ होना चाहिए, यानी किसी भी साल्ट को हम घोल सकते हैं, ये ध्रुवीय होता है। ठीक है। एसिड हो सकता है, ठीक है, या क्षार हो सकता है। ये सभी पदार्थ क्या होंगे, जल में घुल जाएंगे। कारण क्या है कि ये सभी पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, यानी ध्रुवीय होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ऐसे पदार्थ भी जल में घुल जाते हैं जिन पदार्थों में जो अंतरकणीय बल होता है वो बहुत दुर्बल वान डेर वाल्स बल के द्वारा बंधे होते हैं, और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण जल क्या करता है, उन कणों के बीच लगने वाले आकर्षण को कम कर देता है, जिससे वे आसानी से घुल जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि चीनी क्या है, यह अध्रुवीय है लेकिन यह जल में घुल जाता है। तो उसका कारण ये होता है कि जो चीनी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर इंटैक्टेड विथ ईच अदर बाई वीक वान डेर वाल्स फोर्सेज। उन कणों के बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करते हैं, और जब उनको जल में घोलते हैं तो ड्यू टू हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये क्या होते हैं, आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है उसके बीच में वो जाकर के वितरित हो जाते हैं, और इस तरीके से चीनी क्या होता है, वह आसानी से जल में घुल जाता है। ठीक है। तो ये विलेय और विलायक की प्रकृति हो गई। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, दूसरा फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करता है ठोस पदार्थों की द्रव में विलेयता को, तो वो है तापमान। ठीक है, टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर में ध्यान दीजिए। जैसे ऐसे सामान्य ही आप देख लीजिए, सामान्यतः घरों में आप देखते होंगे कि जब ग्लूकोज को आप पानी में मिलाते हैं, ग्लूकोज को क्या करते हैं, पानी में मिला देते हैं, और उसके बाद आप उसको जब पीते हैं तो जो विलयन होता है वह आपको ठंडा लगता है। ठीक है। इसके विपरीत अगर देखें कि उसी पानी में अगर हम चूना मिला देते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब किसी
द्रव विलायक में ठोस पदार्थ को मिलाया जाता है तो या तो ऊष्मा बाहर निकलती है या तो ऊष्मा अंदर आती है। अगर ठोस पदार्थ को किसी द्रव विलायक में मिलाने पर ऊष्मा बाहर निकलती है तो वह ऊष्माक्षेपी होगा, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी की स्थिति में क्या होगा, तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता घट जाएगी, ठीक है। और अगर ठोस पदार्थ को मिलाते हैं और ऊष्मा अवशोषित होती है यानी विलयन ठंडा हो जाता है, उस स्थिति में वो ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, तो वहां पर अगर तापमान आप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी की स्थिति में एक्सोथर्मिक जिसको कहते हैं, एक्सोथर्मिक कंडीशन में तापमान बढ़ाने के साथ विलेयता घटती है, ठीक है। एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है। और ऊष्मा शोषी की परिस्थिति में यानी इंडोथर्मिक की स्थिति में तापमान बढ़ाने के साथ विलेयता बढ़ती है, ठीक है। तो अगर ठोस पदार्थ को मिलाने पर ऊष्मा बाहर निकल रही है तब अगर तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता घट जाएगी। और अगर ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में मिलाने पर तापमान घट रहा है यानी ऊष्मा अवशोषित हो रही है, उस स्थिति में अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। इसके बाद तीसरा है दाब, प्रेशर, ठीक है। तो सामान्यतः यह देखा गया है कि ठोस पदार्थ जब द्रव में घुलते हैं तो उनकी विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें आप ये जो हमने बताया इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। चलिए देखते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता, ठीक है। तो सामान्यतः गैसें जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार के द्रवों में विलेय होती हैं, ठीक है। और गैसों की विलेयता का निर्धारण किया जाता है अवशोषण गुणांक के आधार पर। किसके आधार पर? अवशोषण गुणांक, ठीक है। अवशोषण गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब अवशोषण गुणांक क्या है वो जान लीजिए। निश्चित ताप एवं 1 एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 वायुमंडलीय दाब पर द्रव विलायक के इकाई आयतन में घुली गैस का एनटीपी पर आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो गैसों की किसी द्रव में विलेयता किस रूप में व्यक्त की जाती है? अवशोषण गुणांक के रूप में, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के रूप में व्यक्त की जाती है, जिसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और अवशोषण गुणांक क्या है? निश्चित तापमान और 1 वायुमंडल दाब पर द्रव विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की आयतन एनटीपी पर कितना है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना है, सामान्य ताप और दाब पर गैस की कितनी आयतन विलायक के इकाई आयतन में घुला हुआ है, वही क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है, ठीक है।
अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वह है गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो अब वह गैस द्रव में अधिक विलेय होगी जो द्रव में घुलने के बाद आयनित हो जाती हो। ठीक है, अगर द्रव में घुलने के बाद गैस आयनित हो जा रही है तो उसकी विलेयता अधिक होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर वह विलायक से अभिक्रिया कर रही है, ठीक है, तब भी वह क्या होगा कि अधिक मात्रा में विलेय होगी। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई कि ऐसी गैसें जो द्रव में अधिक अभिक्रियाशील होती हैं या द्रव में घुलने के बाद आयनित हो जाती हैं, उनकी विलेयता अधिक होगी और इसका निर्धारण वही अवशोषण गुणांक के आधार पर किया जाता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, तो इसमें वही है कि अगर विलायक ध्रुवीय है तो जो ध्रुवीय गैसें हैं वो आसानी से घुलेंगी, अगर अध्रुवीय विलायक है तो जो अध्रुवीय गैसें हैं वो उसमें आसानी से घुल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखते हैं तापमान। ठीक है, तो सामान्यतः यह पाया गया है कि जब गैसें किसी द्रव में घुलती हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी गैसों की द्रव में घुलने की जो प्रक्रिया होती है वह ऊष्माक्षेपी होती है। अतः तापमान बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। इसलिए गैसों को अगर आपको किसी द्रव में घोलना है तो तापमान कम होना चाहिए। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक देखिए कि कोल्ड ड्रिंक में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, घुली होती है। और क्यों घुली होती है? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखा जाता है, हमेशा वो फ्रीज में रहता है। ठीक है, जैसे ही आप बाहर निकालते हैं और ढक्कन खोलते हैं वैसे ही तापमान धीरे धीरे जब बढ़ना चालू होता है तो जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है द्रव में वो बुलबुले के रूप में तेजी से बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो गैसों की द्रव में घुलने की प्रक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है सामान्यतः। ठीक है, इसलिए तापमान हमेशा कम होना चाहिए। इसके बाद दाब। ठीक है, तो यह पाया गया है कि दाब बढ़ाने पर एक निश्चित सीमा तक गैसों की विलेयता द्रव में बढ़ जाती है। अगर दाब हम बढ़ाएंगे तो अधिक मात्रा में गैस द्रव में घुल जाएगी। कोल्ड ड्रिंक जो पैक की जाती है बोतलों में वो उच्च दाब पर पैक की जाती है, इसलिए ढेर सारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुली रहती है। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता कोल्ड ड्रिंक में बढ़ क्यों गई रही है? उसका कारण ये होता है कि पहली चीज़ तो तापमान को कम रखा जाता है और दूसरी चीज़ क्या है कि दाब को बढ़ा दिया जाता है। तो तापमान घटाने पर और दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है? वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद दाब के संबंध में एक वैज्ञानिक थे हेनरी, जिन्होंने गैसों की द्रव में विलेयता के ऊपर दाब का क्या प्रभाव होता है उसके संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिस नियम को हेनरी का नियम कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, अक्सर यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में ये पूछा जाता रहता है। ध्यान से आप लोग वीडियो को देखें, बहुत ही सरल नियम है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हेनरी का नियम क्या है। चलिए हेनरी का नियम देखते हैं। हेनरी नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव होता है इसके बारे में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है।
तो इन्होंने बताया कि स्थिर तापमान पर, तापमान क्या होगा, वो स्थिर रहेगा। स्थिर तापमान पर किसी विलायक के इकाई आयतन, एकांक आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो हम मान लें कि ये एक बर्तन है। ठीक है, इसमें क्या है, द्रव लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए द्रव है और इसमें गैस क्या है, वह घुली हुई है। ठीक है, तो गैस क्या होगा, पहले तो इसमें घुलेगी और इसमें जो घुली हुई गैस है वह क्या होगी, बाहर भी निकलेगी। ठीक है, तो ये परिस्थिति कुछ समय तक चलती रहेगी। उसके बाद क्या होगा कि एक साम्य अवस्था आ जाएगी, यानी जितने अणु गैस के द्रव में जाएंगे उतने द्रव से अणु बाहर आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जब साम्य अवस्था आ जाएगी तो ये अगर द्रव की सतह है तो गैस के अणुओं के द्वारा इस सतह पर एक दाब डाला जाएगा। अगर वो दाब P है और इस समय साम्य अवस्था पर घुली हुई गैस का जो द्रव्यमान है वो W ग्राम है। ठीक है, तो उस स्थिति में हेनरी का नियम कहता है कि W प्रोपोर्शनल टू P, यानी गैस की घुली हुई मात्रा गैस के द्वारा साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर लगाए गए दाब P के बराबर हो, समानुपाती होगी। अगर हम समानुपाती हटाएं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नियतांक K रख देते हैं। तो K क्या है, ये समानुपातिक नियतांक है। W क्या है, ये घुली हुई गैस की मात्रा है। P क्या है, साम्यावस्था पर घुली हुई गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब है। ठीक है, और उसके बाद K क्या है, यह आपका समानुपातिक नियतांक है। K का मान निर्भर करता है गैस की प्रकृति और विलायक की प्रकृति के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो दाब P होता है वह मोल प्रभाज के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो घुली हुई गैस की मात्रा W है उसको हम मोल प्रभाज x के रूप में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम x के रूप में दर्शाएं तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू x। x क्या है, घुली हुई गैस का मोल प्रभाज है। P क्या है, यह साम्यावस्था पर गैस का दाब है। अगर हम इसको हटा दें प्रोपोर्शनल तो P इक्वल टू KH इंटू x हो जाएगा, जहाँ पर KH क्या होता है, इसको हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। P क्या है, यह दाब है और x क्या है, गैस का मोल प्रभाज है। ठीक है, अब मोल प्रभाज क्या होता है और कैसे इसकी गणना की जाती है, इसके बारे में पिछले वीडियो में डिटेल में आपको बताया गया है, विथ एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया है, तो वो वीडियो आप लोग अवश्य देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर KH का मान कैसे निकालेंगे, हेनरी स्थिरांक का मान कैसे निकालें। तो हेनरी स्थिरांक का मान निकालने के लिए अगर गैस के मोल प्रभाज x और दाब P के मध्य हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने पर हमको क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये P हो गया गैस का आंशिक दाब और ये क्या हो गया, गैस का मोल प्रभाज x हो गया। तो एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होती है। इसी का जो ये स्लोप होता है, ठीक है, तो स्लोप का मान कितना होता है, KH हेनरी स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हेनरी स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो हेनरी के नियम को हम एक प्रकार से और कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का मोल प्रभाज
गैस के द्वारा साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। समानुपात अगर हम हटा दें, उस स्थिति में क्या होगा कि एक स्थिरांक रखेंगे, वह स्थिरांक क्या होगा, KH होगा, जिसको हेनरी स्थिरांक कहेंगे। इसके मान की गणना करने के लिए हम P और X के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और उसका जो स्लोप आएगा वही क्या होगा, हेनरी स्थिरांक का मान होगा। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि X इक्वल टू P/KH। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब इस स्थिति में अगर हम क्या कर दें, P कांस्टेंट कर दें, स्थिर कर दें, तब क्या हो जाएगा, X प्रोपोर्शनल 1/KH। ठीक है, तो यानी गैस की विलेयता जो होगी वह हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगर हेनरी स्थिरांक का मान कम होगा तो गैस की विलेयता अधिक होगी, अगर हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होगा तो गैस की विलेयता अधिक होगी। ठीक है, तो ये हो गया हेनरी का नियम। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो ये जो आपको फार्मूला बताया गया है हेनरी का नियम, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में उसको आप लोग मेंशन ज़रूर करें, हम अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस वीडियो में हम विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राउल्ट का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।